नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि गोदान का मुख्य पात्र होरी राय साहब के पास जाता है। बीच में जब वो उस रास्ते पर जा रहा था तो भोला नाम का एक व्यक्ति मिलता है, उससे गाय की बात करता है। उसके बाद वो घर आता है और घर आने के बाद में वो 2-3 बोझा भोला के घर पहुंचवाता है गोबर के द्वारा। और उसके बाद गोबर उस भोजे को पहुंचा करके वहाँ जो उसकी विधवा लड़की थी उससे मिलता है और उसको देख करके उसे प्रेम हो जाता है। अब आगे राय साहब जो प्रसंग जो अभिनय या जो नाटक का रूपांतरित कर रहे थे उस समय, जिसके एक पात्र के रूप में जनक के माली का किरदार होरी खुद निभाता है। राय साहब के वहाँ शहर से भी लोग आते हैं, गांव से देहाती लोग भी आते हैं। तो शहर से जो उनके दोस्त थे उनमें बिजली संपादक पंडित ओंकारनाथ, वकील दलाल श्याम बिहारी तनखा, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बी मेहता, मिल मालिक मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी कामिनी खन्ना और लेडी डॉक्टर मिस मालती। ये एक ग्रुप था उनका, दोस्ती का ग्रुप, जो वो ग्रुप सारा का सारा उस नाटक को देखने के लिए शहर से गांव की तरफ आता है राय साहब के वहाँ। होता क्या है कि जब वो नाटक शुरू नहीं होता है बैठ कर के वो चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद में जब वो नाटक शुरू होने की कगार पर होता है तो एक किरदार वहाँ पर उपस्थित होता है। वह किरदार एक पठान का वेश धारण करके वो धमकी देता है राय साहब को कि राय साहब के आदमियों ने उसके आदमियों को लूटा, मैं पाई वसूल करके यहाँ से जाऊँगा। जब वो तगड़ा मोटा पठान को जब सब देखते हैं तो उसको देख करके सबकी सिट्टी बिट्टी गुट हो जाती है, कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। राय साहब सामने आते हैं लेकिन उसको देख करके वो भी कोना में छिपने के लिए कोई कोना देखते हैं। सभी जो शहरी थे अपनी अपनी कहीं कोई कहाँ जहाँ भी जगह मिली वहाँ पर छिप जाते हैं। जब होरी वहाँ पर आता है तो उसे देखता है कि कोई मोटा तगड़ा एक पठान राय साहब को ललकार रहा है। स्वामी भक्ति की भावना तो होरी के अंदर थी, ईमानदारी तो उसके अंदर मौजूद थी। वो भाग करके उसकी छाती पर चढ़ जाता है, उसको नीचे गिरा देता है और गिरा करके उसकी दाढ़ी निकाल देता है। जब दाढ़ी निकालता है तब पता चलता है कि वो तो मिस्टर बी मेहता थे, जो इस तरह डराने का एक प्रयास कर रहे थे और उन लोगों की पोल खोल रहे थे जो अपने आप को बहुत मुस्तैद मानते थे, मजबूत मानते थे, जवान मानते थे, जो हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहने की एक बात कहते थे, लेकिन ऐसा उनके अंदर थी नहीं। नाटक शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, सबने बड़े मनोरंजन के साथ उन चीज़ों को देखा। उसके बाद में उन शहरी लोगों ने 3 मित्र मंडली बनाई। उस मंडली में शिकार खेलने के लिए, उस मंडली में राय साहब और मिस्टर खन्ना ये एक पार्टी में, मिर्ज़ा खुर्शीद और तनखा दूसरी पार्टी में और मेहता और मालती तीसरी पार्टी में। ये तीनों पार्टियां बना करके 2-2 व्यक्तियों की जंगल में चले गए शिकार खेलने के लिए। राय साहब और मिस्टर खन्ना क्योंकि वो मिल मालिक है और वो जहाँ भी जाते हैं अपने धंधे की, अपने वसूलों की, अपने व्यवसाय की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि राय साहब धनहाड़े हैं, ज़मींदार हैं, तो इनके पास पैसा है, क्यों नहीं मेरी फैक्ट्री में कुछ शेयर ये खरीद लें। लेकिन राय साहब भी कम उस्ताद नहीं थे। उन्होंने ज़मींदारी में लोगों के द्वारा कर्जा देने के कारण पैसा वापस नहीं लौटने का बहाना बना दिया, अब मेरे पास इस समय पैसा नहीं है। मेहता और मालती दोनों, मालती मेहता से प्रेम करती है, लेकिन मेहता कहता है कि प्रेम तो खूंखार शेर है, मालती कहती है कि नहीं समर्पण है। ये चीज़ें उनके अंदर चलती रहती हैं और शिकार करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते वो एक चिड़िया को देखते हैं और मेहता जब चिड़िया पर तीर चलाता है तो वो गिर जाती है नदी की धार में। मेहता उसके पीछे दौड़ते हैं पानी के अंदर पकड़ने के लिए, पकड़ नहीं पाते हैं और काफ़ी दूर वो नदी की धार के साथ में बहती चली जाती है।
सामने वो देखते हैं कि काली ग्रामीण देहाती लड़की भाग करके पानी के बीच में आती है, उस चिड़िया को पकड़ लेती है। वो मेहता और मालती से आग्रह करती है कि आप हमारी झोंपड़ी में चलो, आपको खाना बना करके मैं खिला दूंगी। वो दोनों चले जाते हैं। मेहता साहब उसकी सादगी को, उसकी कर्तव्यपरायणता को या उनकी बातों को बड़े गौर से सुनते भी हैं और देखते भी हैं और प्रभावित होते हैं उस ग्रामीण लड़की की बातों को लेकर के। ये बात मालती को अच्छी नहीं लगी। मानव स्वभाव के अलावा नारी स्वभाव, किसी दूसरे को वो उस ग्रामीण लड़की से कहती है कि वहाँ मोटर खड़ी है, उसको लेकर के आ। तो कहती है कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, फटकार देती है क्योंकि वो एक स्वाभिमानी लड़की थी। खैर उन्होंने वहाँ खाना खाया। उसके बाद तीसरी जो पार्टी थी मिर्ज़ा खुर्शीद और तनखा की, वो जंगल में जाते जाते किसी हिरण का शिकार करते हैं और ग्रामीणों की मदद से गांव में जाकर के वहाँ पर वो पार्टी का आयोजन करते हैं और सुबह उठ करके वहाँ से आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ ये चीज़ें एक तरफ, क्योंकि इसमें ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की कहानी चलती है और शहरी परिप्रेक्ष्य की साथ साथ दो कहानियाँ चलती हैं। इस दूसरी तरफ क्या होता है कि बारिश का महीना आ जाता है। बारिश का महीना आता है तो किसान फसल बोने की तैयारी करते हैं, अपने हल बैलों को देखते हैं, अपने बीज को, खाद को, वो सारी व्यवस्था उनको करनी होती है। तो जैसे ही बारिश का महीना आया, किसानों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे में राय साहब ने अपने कारिंदे नोखीराम के द्वारा ये ऐलान करवाया कि बिना कर्ज चुकाए कोई भी किसान खेतीबाड़ी नहीं करेगा, क्योंकि वो ज़माना ही ऐसा था कि किसी खेतीबाड़ी करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता था और उस कर्ज को चुकाने के लिए जब अपनी ज़मीन से कुछ पैदा होता था उसी में से वो कर्ज को चुकाते थे, बाकी से अपना जीवन यापन करते थे। सारे किसान किसी न किसी जमींदार के यहाँ, साहूकार के यहाँ कर्जदार थे। गांव में 4 महाजन थे, जिगुरी सिंह, मगरू शाह, दुलारी और माता दी। इन चारों से भी लोगों ने कर्जा ले रखा था, किसानों ने कर्जा ले रखा था राय साहब के अलावा। जिगुरी सिंह जो साहूकार था, उसने मौका देखा कि होरी की यहाँ गाय है, वह गाय जिसको बोला कि यहाँ से लाया गया था, मौका अच्छा है। वो चाहता था कि होरी गाय को मुझे बेच दे और जो इससे पैसा मिले उस पैसे से राय साहब का कर्जा उतार करके अपनी खेती का काम चलाए। होरी ने एक बार सोचा कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं खेती नहीं कर पाऊंगा और खेती नहीं कर पाऊंगा तो इन बच्चों का और मेरा पेट पालन कैसे करूँगा। वह विचार करता है, अपने परिवार को बिठा करके उससे चर्चा करता है कि क्या करना चाहिए। आखिर विचार करने के बाद में तय हुआ कि हमें गाय नहीं बेचनी है, हमें कर्जा लेकर के ही राय साहब का कर्जा चुकाना है और खेती करनी है। ये तय हो गया। तय होने के बाद में रात के समय में यहाँ एक बात और है कि होरी 3 भाई हैं और 3 भाई, एक तो होरी, दूसरा हीरा और तीसरा शोभा। जब वो इस चर्चा करने के बाद में अपनी गाय को देखने के लिए बाड़े में जाता है होरी, वह देखता है कि हीरा उनकी गाय के पास में खड़ा है। जब गाय आई थी तो भाइयों के बीच में एक मनमुटाव था, एक अंदरूनी मनमुटाव था जो सामने नहीं आया था। हीरा और शोभा ये सोचते थे कि जब बंटवारा हुआ तीनों भाइयों का तो कुछ पैसा बड़े भाई होरी ने दबा करके रख लिया और उस पैसे से आज ये गाय खरीद करके लेकर के आया है। वो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि कहीं कर्जे से या कहीं लालच दे करके किस तरह वो लेकर के आए हैं। वो सोचते थे कि ये वही पैसा है जो अब निकल करके सामने आ रहा है। होरी ने सोचा है कि शायद देखने के लिए आया होगा, उसके मन में कोई पाप नहीं था, मन के अंदर कोई घात नहीं था। वो वापस आकर के अपनी खाट में लेट जाता है।
जैसे ही वो सुबह उठता है, उठ कर के फिर बाड़े में जाता है। गाय मर चुकी होती है, क्योंकि हीरा के द्वारा गाय को जहर दे दिया जाता है। जब वो ये देखता है तो उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें फिर उठती हैं जो उसने रात को देखा था। वह अपनी पत्नी धनिया से कहता है कि रात को हीरा आया था, यहाँ पर खड़ा था। धनिया का स्वभाव कर्कश है। उसको कोई बात सहन नहीं होती और अपनी बात को कहने के लिए वो इन शब्दों का इस्तेमाल करती है जो कोई सुनना पसंद नहीं करता। जैसे ही धनिया ने ये बात सुनी, वो ललकार करके चढ़ी और हीरा के घर जा पहुंची, गाली गलौज। लेकिन हीरा वहाँ नहीं था, वो रात को ही वहाँ से भाग चुका था। धनिया ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई कि हीरा ने मेरी गाय को जहर दिया, उसी ने मेरी गाय को मारा था। तफ्तीश हुई, दरोगा हीरा के घर की तलाशी करने के लिए आया। घोरी वह सज्जन व्यक्ति है जो खुद जैसा भी है लेकिन अपने परिवार को साथ लेकर के चलने की आकांक्षा रखता है। वह नहीं चाहता कि न केवल उसका बल्कि उसके परिवार में उनके दोनों भाइयों के अंदर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। उसने गलती कर दी धनिया से कह करके, उसको पछतावा हो इस बात को लेकर के, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जब हीरा के घर की तलाशी की बात आई, घोरी बीच में जाकर के खड़ा हो गया कि नहीं, हीरा ने गाय को नहीं मारा। धनिया बार बार कहती कि तुमने कहा था कि इसने गाय को मारा। उसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, हीरा ने गाय को नहीं मारा। मैं इस घर की तलाशी नहीं दिलाना चाहता, ये दोषी नहीं है। धनिया और घोरी के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर हुआ कि घोरी का हाथ उठ गया। उसने 2-4 डंडे धनिया को दे मारे। अब दरोगा, क्योंकि दरोगा को बुलाया गया था, भ्रष्टाचार तो उस समय भी चरम पे था, आज की तो बात ही निराली है। गांव में आ गया, उसने कहा कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, 50 रुपये मुझे चाहिए। धनिया होरी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं था। मुजरिम जिसको बताया गया था वो भाग चुका था। अब गांव वाले, उस गांव वालों के जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, उन्होंने मिलकर के 50 रुपये इकट्ठे करके दरोगा साहब को दे दिए और दरोगा साहब चले गए। अब ये मन के अंदर उनके अंदर भड़ास रह गई कि इनकी वजह से 50 रुपये हमारे गए, क्यों नहीं इससे वसूल किए जाएं 50 रुपये। वो मन के अंदर गांठ होती रही, वो चलता रहा, क्योंकि हीरा भाग चुका था, जा चुका था। अब उनकी पत्नी पुनिया, हीरा की पत्नी, आजीविका का कोई साधन नहीं, पेट भरने के लिए अनाज नहीं, हाथ में पैसा नहीं, अथाह गरीबी में। पूरी सोचता है कि है तो मेरा ही परिवार, वो मदद करने की सोचता है पुनिया की, लेकिन धनिया बीच में आ जाती है। वो मना करती है कि नहीं, हमें कोई मदद नहीं करनी, इन्होंने हमारी गाय को मारा है। लेकिन प्रेम से, प्यार से होरी ने उसको समझाया कि है तो अपना परिवार, इस बेचारी का क्या दोष है, इसकी हमें सहायता करनी चाहिए। और अंत में धनिया इस बात को मान जाती है कि ठीक है, और अनाज भर करके वो पुनिया को वहाँ दे आती है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके आगे की कहानी की चर्चा करेंगे। नमस्कार।